हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 28 मई और 28 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत। आप लोग अगर सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा और इस पर्टिकुलर बैच को आप लोग ले सकते हैं। इस बैच का नाम है द्रोणाचार्य बैच। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से पिछले सेशन में मैंने एक सवाल पूछा था कि दो स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 ये थी कि उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग हरियाणा 4 गैर GST वस्तुओं को छोड़ के अन्य वस्तुओं की बिक्री पर वैट लगाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। इसका कारण ये है कि हरियाणा में वस्तु एवं जो सेवा कर है GST है, लागू होने के बाद में मेनली 5 चीज़ें ऐसी है, 5 पेट्रोलियम उत्पाद ये समझिएगा। एक तो आता है इसके अंदर आपका कच्चा तेल आता है, एक आता है इसमें कच्चा तेल। दूसरा इसके अंदर आता है हाई स्पीड डीजल आता है। इसके अंदर हाई स्पीड डीजल जो है ना वो इसका पार्ट है, आपका हाई स्पीड डीजल इसी का हिस्सा है। इसके साथ साथ जो है ना तीसरा इसके अंदर आता है आपका पेट्रोल आता है, ठीक है। एक तो इसके अंदर आता है पेट्रोल एक्चुअली आपका मोटर स्पिरिट वाला पेट्रोल कह सकते हो आप लोग। इसके अलावा इसके अंदर आती है CNG आती है। इसके अलावा इसके अंदर आता है जो टर्बाइन फ्यूल है ना, वो इसके अंदर आता है आपका टर्बाइन फ्यूल, टर्बाइन ईंधन जिसको कहते हैं हम लोग, वो इसके अंदर ही आता है। तो ये 5 पार्ट है, तो इसका ठीक आंसर गलत रहेगा आपका मतलब। और इसके अलावा भी है वैसे मानव उपभोग के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, शराब होगी, ठीक है। और ये सब नॉन GST के पार्ट हैं। ये अभी भी राज्य सरकार का जो वैट है उसी के अंडर ही आते हैं ये। इसके तभी तो आप लोगों ने देखा होगा ना, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पेट्रोल का डीजल का रेट अलग मिलेगा। हर राज्य के अंदर पेट्रोल डीजल का रेट अलग अलग मिलेगा आप लोगों को। शराब पर उत्पाद शुल्क संग्रह हरियाणा सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत में से एक है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि सरकार का रेवेन्यू यहीं से ही निकल के आता है। तो इसका ठीक आंसर आपके पास में पहला गलत और दूसरा सही, यानी कि D ऑप्शन सही रहेगा। साल 2008 में हरियाणा के हिसार में 70 वर्षीय राजो देवी ने किस तकनीक के माध्यम से बच्चे को जन्म देके चर्चा में आई थी, और ये संभवतः सबसे पहली ही महिला थी। IVF टेक्निक से बच्चा पैदा करने वाली ये पहली महिला बनी थी। एक्चुअली IVF अभी न्यूज़ में है क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक जजमेंट बड़ा वायरल है फिलहाल के लिए। जस्टिस जगमोहन बंसल की एक सिंगल बेंच ने 50 साल के से ज़्यादा उम्र की स्वस्थ महिलाएं अब भी IVF टेक्निक के जरिए मां बन सकती है। उम्र के आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाना गलत है। कोर्ट ने कहा है कि मां बनना कभी अनैतिक नहीं हो सकता है। यदि महिला का स्वास्थ्य ठीक है तो उसे मां बनने का पूरा अधिकार है। याचिकाकर्ता ने राहत के लिए सरबजीत कौर बनाम पंजाब राज्य मामले का हवाला भी दिया था। और हिसार की रहने वाली हैं ये, 51 साल की महिला है। इन्होंने दूसरी बार IVF के जरिए मां बनने की अनुमति मांगी थी, जिसे डॉक्टर ने ART एक्ट का हवाला देके मना कर दिया था। तो राजो देवी केस साल 2008 में हुआ था। 2008 में हिसार की ही 70 साल की राजो देवी ने IVF के जरिए बच्चे को जन्म दिया था और पूरी दुनिया में बड़ी ये चर्चा में आई थी क्योंकि इसके बाद ही फिर नियमों में बदलाव हुए थे और 50 साल नए नियम किए गए थे। और इस फैसले से उन बुजुर्ग माता पिता या शहीदों के परिवारों को नई उम्मीद मिलेगी जो किसी हादसे में अपने बच्चे या इकलौती संतान को जिन्होंने खो दिया है। एक्चुअली IVF जो है ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे आमतौर पे आप टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसमें महिला के एग और पुरुषों के जो शुक्राणु होते हैं इनको शरीर के बाहर एक लैब में फर्टिलाइज किया जाता है और फिर एम्ब्रियो में उसे महिला के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एम्ब्रियो मतलब बनने के बाद ही उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, भ्रूण को ही ट्रांसफ़र करते हैं। वैसे साल 2021 में एक ART एक्ट आया था जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट था। इस अधिनियम के अनुसार ये था कि IVF का लाभ उठाने वाली महिला 21 से 50 साल की ही हो सकती है और पुरुष 26 से 55 साल तक ही हो सकता है। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक नया जजमेंट है जो कि इसको चुनौती दे रहा है। इसके साथ साथ IVF होता क्या है सर, तो एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें महिला के अंडाणु और पुरुषों के शुक्राणु को लैब में ही पहले भ्रूण मतलब एक ट्यूब में ही बेबी बनाया जाता है, भ्रूण बनाया जाता है, समझिएगा। IVF कब कराना जरूरी हो सकता है, तो अंडाणु या शुक्राणु कमजोर या खराब हो, इसके साथ साथ गर्भाशय की बनावट में दिक्कत हो, या इसके साथ साथ हार्मोन चेंज होते हों जैसे PCOS है या थायराइड की प्रॉब्लम हो, या पुरुषों में स्पर्म काउंट जो है ना कम हो या स्पर्म धीमे हों,
हूँ। आईवीएफ को लेके भारत में कानून क्या है? 21 से 50 साल तक की महिला आईवीएफ ट्रीटमेंट ले सकती है। पुरुष 21 से 55 साल तक आईवीएफ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एग डोनर महिला की उम्र 23 साल से ज़्यादा और 35 साल से कम होनी चाहिए। ये भी भारत में कानून है। अपनी लाइफ में कोई भी महिला एक ही बार एग डोनेट कर सकती है और एक महिला सिर्फ 7 एग ही निकाले जा सकते हैं एक महिला के। ये एग किसी दूसरे कपल के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। एग डोनेट करने के बदले महिला को कोई भी फीस या पैसे नहीं ले सकती। ऐसा नहीं कि एग डोनेट किया और उसके बदले में उसने कोई पैसे वगैरह लिए हों। क्लिनिक की जिम्मेदारी क्या होती है? तो आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने वाले कपल को प्रोफेशनल काउंसलिंग देनी होती है। इसके अलावा कपल को ट्रीटमेंट के फ़ायदे और नुकसान, इसके अलावा सक्सेस रेट के बारे में भी जानकारी देनी होती है। हर क्लिनिक को कानून के दायरे में रह के ही काम करना होगा। हर क्लिनिक को एक ग्रीवेंस सेल भी बनाना होगा जिसमें पेशेंट अपनी शिकायत भी कर सकेंगे। ये 2021 के बाद ही भारत में नए कानून आए थे। साल 2027 के एशियन रिले चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर को मिली है? तो साल 2027 के रिले चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है चंडीगढ़ शहर को। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एशियन रिले चैंपियनशिप होगी ये चंडीगढ़ को पहली बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। मई 2027 में ये गेम होंगे। एशियन एथलीट्स एसोसिएशन इसका आयोजन करवा रहा है। चंडीगढ़ में करीब 38 साल के बाद में कोई इंटरनेशनल लेवल का ऐसा आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले 1989 के अंदर चंडीगढ़ में एशियन रोइंग चैंपियनशिप हुई थी। अब ये 38 सालों के बाद में एक बड़ा चैंपियनशिप हो रही है यहाँ पे। ये निर्णय हांगकांग में आयोजित एशियन एथलीट्स एसोसिएशन की काउंसिल की मीटिंग में हुआ है। और इसके अलावा जो ना गृह सचिव है चंडीगढ़ के, जिनका नाम है मनदीप सिंह बराड़ है। और इसके अलावा जो ना एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक का नाम है रविंद्र चौधरी है। पंजाब के राज्यपाल और यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है गुलाब चंद कटारिया। इसके अलावा दहलान जुमान अल अहमद ये एशियन एथलीट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। फेम इंडिया और एशिया पोस्ट के सर्वे में देश के टॉप 100 जिला अधिकारियों के लिस्ट में हरियाणा के कितने आईएएस अधिकारियों ने जगह बनाई है? तो हरियाणा के टोटल 4 अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। ये अभी हाल ही में एक रैंक आई है, सर्वेक्षण मतलब संस्था करने वाली फेम इंडिया और एशिया पोस्ट ने बेसिकली सर्वे किया है। देश भर के 800 डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी, डीसी है, डीएम्स है, उन पे सर्वे किया है और टॉप 100 सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों के लिस्ट में हरियाणा के 4 अधिकारियों को जगह मिली है। मेनली किस पैरामीटर पे मेजर किया है? प्रशासनिक सुधार है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कितना हुआ है, ट्रैफिक मैनेजमेंट पे कितना ध्यान दिया है, एजुकेशन सिस्टम है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी वाली जो प्रोसेस है, भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी कितनी अपनाई गई है, के साथ साथ लोगों की सुनवाई कितनी परसेंटेज हुई है। तो उनमें से एक का नाम अजय कुमार है, डेप्यूटी कमिश्नर हैं ये गुरुग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट में इन्होंने सुधार किया है। नागरिक सेवाओं का डिजिटलाइजेशन और उद्योगों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ईजी किया इन्होंने। दूसरे हैं आयुष सिन्हा जी, जो कि डेप्यूटी कमिश्नर है फरीदाबाद के। पब्लिक डीलिंग और जनता की शिकायतों को इन्होंने तुरंत निवारण करने का काम किया। औद्योगिक शहर फरीदाबाद में शहरी विकास परियोजनाओं को भी गति दी है। नेहा सिंह है, डेप्यूटी कमिश्नर है सोनीपत की, 2015 बैच की हैं ये, और इन्होंने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया, बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने पर विशेष काम किया और मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई जन सुनवाई व्यवस्था में सक्रिय रूप से इन्होंने लागू भी किया है। हालांकि जो अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें सोनीपत में सबसे ज़्यादा नकल के केस पकड़े गए थे, वो बात अलग है। सतपाल शर्मा की बात करता हूं तो डेप्यूटी कमिश्नर है ये पंचकुला के। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना, पुलिस प्रशासन के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन करना, तो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, जैसे कि सरकारी योजनाओं को 100% तरीके से लागू किया है। ये अभी रिसेंटली एचसीएस से आईएएस प्रमोट हुए थे, थोड़ा टाइम पहले हुए थे खैर, पर ये 4 अधिकारी हैं जिनको आपको नाम याद रखना है। तो अजय कुमार 2013 बैच के हैं ये, अभी करंट में डेप्यूटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ये। 2018 बैच के आयुष सिन्हा हैं, वर्तमान में डीसी हैं ये फरीदाबाद के। नेहा है, वर्तमान में डीसी हैं सोनीपत की हैं। और 2017 बैच के सतपाल शर्मा जी हैं, वर्तमान में डीसी हैं पंचकुला के ये। इन 10 प्रमुख मानकों पे काम किया, प्रशासनिक क्षमता, कामकाज अच्छा किया, नई सोच और नवाचार, जिम्मेदारी से काम लेने की शैली, तेजी से फैसले लेने की क्षमता, संकट से निपटने का कौशल, इसके साथ साथ संवेदनशीलता और गंभीरता, अच्छा व्यवहार, जनता से जुड़ाव, विकास को लेके सकारात्मक सोच।
उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची ज्वालामुखीय चोटी कौन सी है जिस पर हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव अभियान का नेतृत्व करने वाले हैं? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा माउंट पिको डी ओरिजाबा। इसका नेतृत्व अभी करेंगे ये पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव। नेहरूगढ़ गांव जिला रेवाड़ी के रहने वाले हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची ज्वालामुखीय चोटी है माउंट पिको दे ओरिजेबा। इसके अंतर्राष्ट्रीय अभियान का ये नेतृत्व करने वाले हैं। पिको दे ओरिजाबा की ऊंचाई 5,636 मीटर तकरीबन 18,491 फीट है। और इसके लिए जो है ना अभी रिसेंटली ये एक 7 समिट्स की तैयारी के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड भी माना जा रहा है, कह सकते हो आप लोग। इसके अलावा दिसंबर 2024 में मात्र 30 साल 10 दिन की उम्र में दुनिया के 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष पर्वतारोही बने थे ये। इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और जिसमें एक बार बिना किसी पूर्व अनुकूलन के मात्र 6 दिनों में ही पूरी चढ़ाई कर दी थी इन्होंने। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन और उत्तरी अमेरिका की चोटी जिसका नाम है माउंट डेनाली, अमेरिका के अलास्का में है ये। तो और वहाँ पे -52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी इन्होंने चढ़ाई की है। इनके नाम पे अब तक 23 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऑक्सफोर्ड ग्रैंड स्लैम 7 महाद्वीप की चोटी और साथ ही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना इनका पूरा करना नेक्स्ट टारगेट है अभी ये। इसके साथ साथ नरेंद्र यादव है, पद्मश्री संतोष यादव के मौसेरे भाई हैं। संतोष यादव दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार 1992 और 93 में फतेह किया था और वे कांगशंग की तरफ से एवरेस्ट पर फतेह करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी ये। 5 साल पहले पर्वतारोही के दौरान नरेंद्र ने उनको जो है ना वो फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो गए थे, जिसके कारण डॉक्टर ने उनके पैर काटने की सलाह दी थी। 2 साल बाद उनके पैरों की उंगलियां पूरी तरीके से मुड़ती नहीं हैं। इसके बावजूद इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ये जो फ्रॉस्ट बाइट होता है ना, इसका मतलब होता है बहुत तेज़ जब ठंड या माइनस का टेम्परेचर होता है तो टिश्यू कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाते हैं, तो पर्टिकुलर वो ऑर्गन जो है ना काम करना ही बंद कर देता है। फिर डॉक्टर आमतौर पे उसको काट के अलग कर देते हैं। और इन्होंने इस कैंपेन का नाम रखा है रन फॉर राम, अल्ट्रा मैराथन अभियान है ये। और प्रतिदिन 51 किलोमीटर ये करंट में दौड़ते भी हैं। रन फ्रॉम राम अल्ट्रा मैराथन के तहत अयोध्या को जोड़ते हुए अब ये 6,211 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने पूरी की थी। हर रोज़ 51 किलोमीटर दौड़े थे मतलब इसके अंदर ये। इसके तहत वे रामेश्वरम, सोमनाथ, बूढ़ा अमरनाथ से अयोध्या तक की दौड़ पूरी कर चुके हैं। अंतिम दौड़ जनवरी 2026 में परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश से अयोध्या के लिए निर्धारित की गई थी। वैसे ये जो ओरिजाबा की चढ़ाई है ना, ये इतनी आसान नहीं है ये, क्योंकि ये मैक्सिको की सबसे कठिन चढ़ाइयों में से एक है, जिसके लिए अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य, अनुभव और विशेष उपकरण जैसे कि बेसिकली आइस एक्स तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा कैम्पेन है, इनकी ज़रूरत पड़ती है। लोकप्रिय मार्ग है उत्तरी मुख सबसे नज़दीकी है, क्योंकि जबकि दक्षिणी मुख परिस्थितियों के आधार पर आसान हो सकता है। और इसके साथ साथ जो ना ये ज्वालामुखी जो कि वेराक्रुज और पुएब्ला राज्यों की सीमा पे है, जिसकी ऊंचाई लगभग 18,491 फीट है। और यहाँ पे जो है मैक्सिको का सबसे ऊंचा पर्वत और डेनाली और माउंट लोगान के बाद उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत मानते हैं। तो ये काफ़ी इजी मतलब काफ़ी टफ की कंडीशन है, इतना इजी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, टेम्परेचर वगैरह की भी। इनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, माउंट एवरेस्ट को फतेह वगैरह किया। संतोष यादव के बारे में 17 साल की उम्र में पहली बार माउंट वाइट निडल को फतेह किया था। 92 में मई महीने में संतोष यादव ने एवरेस्ट पे तिरंगा फहराया। 93 में संतोष यादव एवरेस्ट के शिखर पे पहुंचे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 1994 में संतोष का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। 2000 में देश के नागरिक सम्मान पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला सवाल है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का नया चेयरमैन अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? तो HBSE के नए चेयरमैन बने हैं श्री शंकर लाल धूपड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। इनसे पहले थे पवन कुमार शर्मा जी, आप है पवन कुमार शर्मा जी, और अभी हाल ही में बने हैं शंकर लाल धूपड़। शंकर लाल धूपड़ को तुरंत नियुक्त किया गया है तत्काल प्रभाव से। वैसे पेशे से वकील और एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं ये। इन्होंने पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा की जगह ली है। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया, जो कि IAS अधिकारी है, उन्होंने राज्यपाल की मंजूरी के बाद में यह आदेश जारी किया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बोर्ड के अंतर्गत पूर्ण रूप से लागू करना इनका नई प्रायोरिटीज़ रहने वाली है और परीक्षा में जो नकल वगैरह होती है उनको भी रोकना इनकी नई प्रायोरिटी रहेगी। इनका जन्म 1961 में भिवानी जिले के अंदर हुआ था, मतलब भिवानी से संबंधित है। 1988 में ये बीजेपी में शामिल हुए थे और छात्र राजनीति से शुरुआत करते ही जनता पार्टी युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। वैसे ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी। 1981 में इसको भिवानी में ट्रांसफ़र किया था। 1970 में पहली बार 10th लेवल का एग्ज़ाम, मतलब 10th को बोर्ड का एग्ज़ाम के रूप में इन्होंने शामिल किया था। 1987 में +2 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 86 में उस समय की, उसको लागू किया था यहाँ पे इन्होंने। चलिए आज का सेशन इतना ही है और आपके लिए एक सवाल है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सोनीपत जिले में लगभग कितनी भूमि को अभी जो आपकी दूसरी अल्टरनेटिव क्रॉप्स है इसमें लाने का टारगेट रखा है। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, इस योजना के बारे में, क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताना। थैंक यू। राधे राधे।